दोस्तों, हमारा पर्यावरण तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव आंकड़ों से इतर इतने तेज हैं कि इससे हम खुद भी महसूस कर रहे हैं। गर्मियों के तापमान में हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है और धरती अब पहले से कहीं ज्यादा कांप रही है। हमारे आपके देखते देखते गौरैया और गिद्ध लगभग गायब हो गए हैं। वहीं तितलियां और जुगनू तो बस कहानियों, कविताओं और स्मृतियों में ही बचे हैं। ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है और ओजोन की परत लगातार नष्ट होती जा रही है। जाहिर है, ऐसे वक्त में पर्यावरणीय मुद्दे न केवल पर्यावरणीय जागरूकता के लिहाज से बल्कि परीक्षाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमने ये वीडियो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तैयार की है, जिसमें साल 2022 के सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल किया गया है। उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में वर्ष भर के पर्यावरणीय मुद्दों का रिवीजन किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसी दौरान केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ पूरे केरल भर में विरोध प्रदर्शन हुए। सिल्वर लाइन परियोजना एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है, जिसके तहत 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चलाए जाने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के तहत केरल के दक्षिणी हिस्से यानी तिरुवनंतपुरम को उत्तरी हिस्से कासरगोड से जोड़ने की योजना शामिल है। ये रेल लाइन लगभग 529 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके पूरा होने के पश्चात कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक की यात्रा 12 घंटों की जगह मात्र 4 घंटों से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि ये परियोजना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है। साथ ही इसके क्रियान्वयन से 30,000 से अधिक परिवारों का विस्थापन होगा। जलवायु कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस परियोजना से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यह मूल्यवान आर्द्रभूमियों, धान के खेतों और पहाड़ियों से होकर गुजरती है। उनका ये भी मानना है कि प्रस्तावित लाइन के ज्यादातर हिस्सों के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध करेगा और भारी वर्षा के दौरान बाढ़ का कारण भी बनेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में वृक्ष जंगल काटे जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा गुजरे साल ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने भारत के पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारत में मौजूद वाहन निर्माताओं से BS6 तकनीक पर आधारित फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन शुरू करने को कहा है। इन वाहनों में ऐसे इंजन का प्रयोग किया जाता है जो फ्लेक्सिबल फ्यूल पर भी सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इथेनॉल मिश्रित ईंधन वेरिएंट E12 और E15 का अनुपालन करने वाले वाहनों के लिए परीक्षण मानकों को अधिसूचित किया है, जो वर्ष 2023 तक देश भर में पेट्रोल यानी E20 में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में बिचौलियों के रूप में कार्य करेगा। E12 में पेट्रोल के साथ 12% एथेनॉल मिश्रित है, जबकि E15 में इसकी मात्रा 15% होती है। वर्तमान में भारत E10 ईंधन का प्रयोग कर रहा है। भारत सरकार की इस पहल से देश में वाहनों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे भारत को वर्ष 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने की COP26 में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। दूसरी ओर ऊर्जा और संसाधन संस्थान के वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के 21वें संस्करण का वर्चुअल प्रारूप आयोजित किया गया। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। सतत विकास शिखर सम्मेलन TERI का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। ये वैश्विक मुद्दों पर विकासशील देशों में आयोजित होने वाला एकमात्र शिखर सम्मेलन है। इसी वर्ष बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। मलेशिया की सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में क्वालालंपुर संयुक्त वक्तव्य को अपनाया गया। ये सम्मेलन ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम और बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण है। भारत ने लक्षित वर्ष 2022 से 4 वर्ष पहले वर्ष 2018 में ही बाघों की आबादी को दुगना करने की उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल किया है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के पर्यावरणीय आयाम यानी एनवायरमेंटल डिमेंशंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शीर्षक से
एक रिपोर्ट जारी की। रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा एंटी माइक्रोबियल दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी माइरियल या एंटी हेलमिंटिक्स जिसका प्रयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, उनके खिलाफ प्रतिरोध क्षमता प्राप्त कर लेने से है। इसके परिणाम स्वरूप मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण जारी रहता है और दूसरे में फैलने की संभावना भी बनी रहती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपर बग्स के रूप में भी जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रसार में मानवीय गतिविधियों के कारण वृद्धि हुई है, जो मनुष्यों और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 भी जारी की है। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन है। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। इसमें जैव विविधता, वन और वन्यजीव, ऊर्जा, उद्योग, आवास, प्रदूषण, अपशिष्ट, कृषि एवं ग्रामीण विकास भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत कम से कम 17 प्रमुख सरकारी लक्ष्यों पर कार्य करने में पीछे है, जिनकी समय सीमा वर्ष 2022 निर्धारित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और नॉर्वे स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संचार केंद्र ग्रिड अरेंडल ने स्प्रिंग लाइव वाइल्ड फायर द राइजिंग थ्रेट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैंडस्केप फायर शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। ये UNEP और ग्रिड अरेंडल द्वारा वैश्विक वनाग्नि के संकट के पैमाने और सीमा का जायजा लेने वाली पहली रिपोर्ट है तथा इसे संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिक तंत्र बहाली के दशक के समर्थन में लागू किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पहले से अप्रभावी क्षेत्रों जैसे आर्कटिक में भी अत्यधिक वनाग्नि की वैश्विक वृद्धि की संभावना है। बेकाबू और गंभीर वनाग्नि इंसान, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। इस संदर्भ में भारत के प्रयासों की बात करें तो भारत वन सर्वेक्षण ने वर्ष 2004 के बाद से सही समय पर जंगलों की आग की निगरानी के लिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया है। वनाग्नि को कम करने के प्रयासों में शामिल अन्य योजनाओं में वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 और वनाग्नि निवारण तथा प्रबंधन योजना शामिल हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वनाग्नि से वनों को बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप भी तैयार किया है। पारे पर मिनामाता अभियान यानी मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी के पक्षकारों का चौथा सम्मेलन अभी हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भी एक वैश्विक घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें पारे के वैश्विक अवैध व्यापार का मुकाबला करने पर मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों से समर्थन और प्रतिबद्धता की मांग की गई है। हालांकि घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं है और इसमें केवल पक्षकारों से आह्वान ही किया गया है। ये निम्नलिखित हैं: पारे के व्यापार की निगरानी और प्रबंधन के लिए सूचना तथा सूचना साझाकरण प्रणाली विकसित करना, पारे के अवैध व्यापार से निपटने के लिए अनुभवों और पद्धति का आदान प्रदान करना जिसमें कारीगर एवं छोटे पैमाने पर सोने के खनन में पारे के उपयोग को कम करना भी शामिल है। राष्ट्रीय कानून के उदाहरण साझा कर व्यापार से संबंधित डेटा तथा जानकारी को भी साझा करना। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित 15वीं विश्व वानिकी कॉन्फ्रेंस के समापन पर सियोल घोषणा पत्र को जारी किया गया। विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन प्राय प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। पहली कांग्रेस का आयोजन एशिया में वर्ष 1978 में हुआ जिसकी मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। वर्ष 2022 हेतु इसकी थीम है हरित, स्वस्थ और अनुकूल निर्माण। इस घोषणा पत्र पर 141 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD द्वारा अपनी प्रमुख रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक का दूसरा संस्करण जारी किया गया जिसका शीर्षक है ग्लोबल लैंड आउटलुक लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवर एंड रियलाइजेशन GLO2। UNCCD की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। ये पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला कानून से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 के तहत प्रत्यक्ष सिफारिशों के अंतर्गत स्थापित एकमात्र अभिसमय यानी कन्वेंशन है। UNCCD सर्वाधिक संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र और
मानवीय आबादी वाले विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिसे शुष्क भूमि के रूप में भी जाना जाता है। भारत यूएनसीसीडी का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन का नोडल मंत्रालय है तथा इस अभिसमय के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। ये रिपोर्ट भविष्य के विभिन्न परिदृश्यों को रेखांकित करती है और अन्य तमाम सतत विकास लक्ष्यों के मध्य जलवायु परिवर्तन शमन, जैव विविधता संरक्षण, गरीबी में कमी और मानव स्वास्थ्य हेतु भूमि बहाली निवेश के संभावित योगदान पर प्रकाश डालती है। ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 रिपोर्ट भूमि बहाली, जलवायु परिवर्तन शमन और गरीबी में कमी के लिए निवेश करने के तरीकों पर निर्णय लेने वालों के लिए सिफारिश भी करती है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम 1 किलोमीटर का अनिवार्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन या इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास के वे क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यक्रम से नष्ट हो रही जैव विविधता को बचाने हेतु बनाए गए हैं। ESZ संरक्षित क्षेत्र में शॉक ऑब्जर्वर का कार्य करते हैं। वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 के अनुसार ESZ संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। कभी कभी जैव विविधता के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को 10 किलोमीटर से अधिक तक भी फैलाया जा सकता है। इको सेंसिटिव जोन्स को संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की। लाइफ की अवधारणा को ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस दौरान लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स की भी शुरुआत की गई। इसमें व्यक्तियों, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक्स, गैर लाभकारी संगठनों और अन्य लोगों को वैश्विक रूप से मापने योग्य और मापनीय व्यवहार परिवर्तन समाधान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जो व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों के बीच जलवायु अनुकूल व्यवहार स्थापित कर सकते हैं। ये मिशन P3 समुदाय के माध्यम से एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना चाहता है जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को चिरस्थायी बनाने के लिए सुदृढ़ और सक्षम होगा। P3 प्रो प्लैनेट पीपल को संदर्भित करता है। लाइफ मूवमेंट का उद्देश्य सामूहिक शक्ति का उपयोग करना और संपूर्ण विश्व में लोगों को अपने दैनिक जीवन में जलवायु अनुकूल सरल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा एक अध्ययन में पाया गया है कि बैटरी सामग्री या खनिजों की प्राप्ति के लिए गहरे समुद्र में किया गया खनन या डीप सी माइनिंग खतरनाक रूप से ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहा है। डीप सी माइनिंग महासागर में लगभग 200 किलोमीटर की गहराई से खनिज जमा प्राप्त करने या उत्खनन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। शोध से पता चला है कि डीप सी माइनिंग समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ये गहरे समुद्र में खनन का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव है और इससे होने वाली क्षति स्थायी रूप से बनी रह सकती है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इस वर्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक विशाल अप्रत्याशित ओजोन छिद्र खोजा गया है, जो आकार में आर्कटिक के ऊपर मौजूद ओजोन छिद्र से भी लगभग 7 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये ओजोन छिद्र विश्व की 50% आबादी को प्रभावित कर सकता है। ये छिद्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष 1980 से मौजूद है। वाटरलू विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि ये छिद्र 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण में यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच निचले समताप मंडल में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां अंटार्कटिका में दिखने वाला ओजोन छिद्र प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु में बनता है, वहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौजूद यह छिद्र पूरे वर्ष नजर आता है। ऑक्सीजन गैस के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। इसकी वजह से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो यूवी किरणों में वृद्धि नॉन मेलानोम त्वचा कैंसर में वृद्धि का कारण बन सकती है। इसके अलावा श्वसन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही फसलों एवं जलीय आहार के प्रभावित होने से मानव के लिए खाद्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है। भारत ने ओजोन परत के संरक्षण हेतु वर्ष 1991 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन किया तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संबंध में वर्ष 1952 में हस्ताक्षर किया
और कोपेगन, मॉन्ट्रियल एवं बीजिंग संशोधन वर्ष 2003 में इसे सत्यापित किया गया। इसके अलावा वर्ष 1993 से भारत सरकार द्वारा ओजोन विघटनकारी पदार्थों को धीरे धीरे बाहर करने में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष भारत की 11 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। देश में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। रामसर सूची के अनुसार सबसे अधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम 175 और मेक्सिको 172 में मौजूद हैं। भारत के नए रामसर स्थलों की सूची पर एक नजर डालें तो इसमें तनपारा झील ओडिशा, हीराकुंड जलाशय ओडिशा, अनसुपा झील ओडिशा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रानुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर तमिलनाडु, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कांजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, हाईगम आंध्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू और कश्मीर, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इस वर्ष अफ्रीका के नमीबिया से 8 चीतों को भारत के मध्य प्रदेश के कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया। ये परियोजना विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली स्थानांतरण परियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत में व्यवहार्य चीता मेटा पॉपुलेशन स्थापित करना है, जो चीते को एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देता है। चूंकि चीता एक फ्लैगशिप प्रजाति है, इसलिए चीते के संरक्षण से घास के मैदान, जंगल और इसके बायोम और आवास को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ने जंगलों और इन जंगलों में पाई जाने वाली सभी प्रजातियों के लिए काम किया था। फ्लैगशिप प्रजाति यानी ऐसी प्रजाति जिसे एक परिभाषित आवास, पर्यावरणीय मुद्दे या अभियान के लिए एक राजदूत, चिन्ह या प्रतीक के रूप में कार्य करने के लिए चुना जाता है। अंत में बात लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 की। कुछ माह पूर्व ही विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 1970 से 2018 के बीच 48 वर्षों के दौरान वन्यजीवों की आबादी में 69% गिरावट दर्ज की गई है। विश्व वन्यजीव कोष एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इस संगठन का लक्ष्य वन्यजीव का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम करना है। ये संरक्षण से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वन्यजीवों की आबादी में गिरावट के प्रमुख कारण आवास का क्षरण और नुकसान, शोषण, आक्रामक प्रजातियों का आगमन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और रोग आदि शामिल हैं। इस रिपोर्ट में प्रकृति की चिंताजनक स्थिति और भविष्य पर प्रकाश भी डाला गया है। साथ ही सरकारों, कंपनियों व लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी गतिविधियों में तत्काल बदलाव लाएं, जिससे जैव विविधता के इस नुकसान को रोका जा सके और जल्द से जल्द उसे बहाल किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे साल 2022 के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटनाक्रम। इस वीडियो में हमने इस वर्ष की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटने का प्रयास किया है, पर ज्ञान का सागर तो अथाह है। फिर भी गागर में सागर भरा ये उपहार आपको हमारी तरफ से नए साल का तोहफा रहेगा। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में साझा करना न भूलें। धन्यवाद।